शादी की पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी का काला चेहरा देखा तो मैं बहुत नाराज हुआ। जब मैंने उसे तलाक देने की ठानी तो वह मेरे पैरों में गिर पड़ी और मुझसे कहने लगी, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मैंने एक खूबसूरत औरत से शादी की और उसे घर ले आया। पहली पत्नी नौकरानी बनकर उसकी सेवा करने लगी। घर में सभी लोग खुश थे क्योंकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। लेकिन एक रात अचानक मैं बाहर खड़ा खामोश निगाहों से अपने घर के दरवाजे को देख रहा था। न जाने क्यों आज हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोलकर अंदर जाऊं। पास के मंदिर से भजन की आवाज़ गूंजी तो मैंने आसमान की ओर देखा। सर्दियों की शाम जल्द ही रात की स्याही में बदल रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। चाहूं या ना चाहूं, आखिरकार मुझे अपने घर तो जाना ही था। इसके अलावा मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। पूरा घर हमेशा की तरह चमक रहा था। मार्बल के फर्श पर मुझे अपनी परछाई नजर आ रही थी। शाम के इस पहर भी घर में कहीं गर्दो गुबार का एक जरा सा भी नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की कई बार सफाई की गई हो। मेरे जूते मिट्टी से सने हुए थे। मैं जब आगे बढ़ा तो फर्श पर मेरे पैरों के निशान बनते चले गए। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मेरी निगाह अंदर के नज़ारे पर पड़ी। वहां रौनक थी। मेरी पत्नी सुर्ख लिबास में सज धज कर हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था। उसे देखकर मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। वह बेहद खूबसूरत थी। एक बच्चे की मां बनने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। मुझे देखते ही उसने मुझे पास बैठने का इशारा किया और किचन की ओर मुंह करके आवाज लगाई, हर्षिता, जरा आलोक के लिए भी चाय ले आओ। मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। आज मेरा दिल बुझा हुआ था। मेरी पत्नी भी मेरे चेहरे को देखकर कुछ समझ रही थी। वह इधर उधर की बातें करके मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि मैं किस बात से परेशान लग रहा हूं। थोड़ी ही देर में हर्षिता चाय का कप लेकर किचन से बाहर आई। उसे देखकर मैं चौंका, लेकिन वह चुपचाप चाय रखकर वापस लौट गई। मेरी पत्नी ने उसे शाम के खाने की लंबी लिस्ट पकड़ा दी। हर्षिता ने सिर हिलाया और किचन की ओर मुड़ गई। रास्ते में जमीन पर पड़े खिलौनों को समेटकर मेज पर रखा। मेरी नजरें दूर तक उसका पीछा करती रहीं, मगर अब मैं मजबूर था। चाय का कप हाथ में था, लेकिन मैं खोया खोया सा था। शाम का खाना बहुत स्वादिष्ट था। हर्षिता के हाथों में तो जैसे कोई जादू था। मेरी पत्नी लगातार अपनी बातें कर रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बातों का जवाब देता रहा। खाने के बाद मैं जल्दी सोने चला गया। दिमाग पर न जाने कैसा बोझ था कि काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी नींद नहीं आई। मेरी पत्नी गहरी नींद में थी। सोते हुए भी उसके हसीन चेहरे को देखना मुश्किल हो रहा था। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर आ गया। यूं ही कमरे में इधर उधर टहलते हुए मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। आवाज जिस तरफ से आ रही थी, मेरे कदम खुद ब खुद उस दिशा की ओर बढ़ गए। कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने हल्का सा दबाव डालकर दरवाजा खोला और जो नज़ारा मेरे सामने था, उसे देखते ही मेरे होठों से एक घुटी हुई चीख निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद खुद पर काबू पाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से आज मेरा दिल बोझल था, यानी भारी था। यह एक अनजाना डर था जिसने सुबह से ही मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। आज मैं उस डर को अपनी आंखों से हकीकत बनते देख रहा था। उल्टे पांव दौड़ते हुए मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरी सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी और मेरे पसीने छूट रहे थे। इस सर्द मौसम में भी मुझे अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े भीगते हुए नजर आने लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर कोई रात के इस सन्नाटे में मुझे, जो कि एक मजबूत मर्द था, रोते हुए देख लेता तो ना जाने क्या सोचता। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मुझे बीता हुआ कल पूरी ताकत से झकझोर रहा था। चाहकर भी मैं खुद को 2.5 साल पहले की उस घटना को याद करने से नहीं रोक पाया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया था। मैं अमेरिका से पढ़कर लौटा था तो मेरी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार था। मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। पूरे खानदान में कोई लड़का मेरे मुकाबले का पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ तो लोग हिंदुस्तान में पढ़ने को तरसते हैं। उनके माता पिता उन्हें कम उम्र में ही वर्कशॉप या सब्जी के ठेले पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन मेरे माता पिता ऐसे थे जिन्होंने मेहनत मजदूरी के बावजूद मुझे अमेरिका पढ़ने भेजा। मैं खुद भी काबिल था, इसलिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली।
5.5 साल। अमेरिका में पढ़ाई के बाद जब मैं वापस आया तो पूरी तरह बदल चुका था। मेरे घर आने की खुशी में मेरी माँ ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया था। खानदान की औरतें मेरा माथा चूमते हुए मेरे लिए दुआएं कर रही थीं और मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैं सब समझ रहा था। लड़कियां छिप छिप कर मुझे देख रही थीं और एक दूसरे को इशारे कर रही थी। हर घर की यह ख्वाहिश थी कि मैं उनका दामाद बनूं। इस सोच ने मुझे थोड़ा घमंडी बना दिया था। और घमंडी क्यों ना होता, मैं खूबसूरत भी था, पढ़ा लिखा भी, और हिंदुस्तान आते ही मुझे एक बेहतरीन नौकरी भी मिल गई थी। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे घर में रुपयों की बहार आ गई हो। इन सब बातों ने मिलकर मेरी व्यक्तित्व महत्व में एक अजीब सा घमंड भर दिया था। दावत के दौरान भी मैंने कई लड़कियों की निगाहें खुद पर गिरते हुए महसूस की थीं, लेकिन मैंने सर झटक दिया। शादी करूंगा तो अपनी ही मर्जी से, और मेरी पत्नी तो बिल्कुल मेरे बराबर की होनी चाहिए। इस ख्याल ने मेरे दिल में गहरी जगह बना ली थी। दावत खत्म हुई तो मेरी माँ बर्तन समेटते हुए बेहद खुश नजर आ रही थी। वह बार बार मेरी बलाएं ले रही थीं। पहले इस खानदान ने कभी हमें महत्व ही नहीं दिया था, और अब जब मेरा बेटा पढ़ लिख गया है, शिक्षित हो गया है, तो देखो कैसे सब हमारे आगे पीछे फिर रहे हैं। वो बड़े फक्र से कह रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। तभी वो पिताजी के पास बैठकर उन्हें किसी रिश्तेदार के बारे में बताने लगी, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने की बात की थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, मेरे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है। शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। लेकिन मेरी माँ का तो चेहरा ही उतर गया। खबरदार, जो ऐसी बात की, अपनी मर्जी से ना जाने कहां से लड़की उठाकर ले आएगा। शादी से पहले जात खानदान सब देखना होता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि लड़की घर बसाने वाली होनी चाहिए। इसलिए शादी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। और चिंता मत कर, मैं तेरे लिए हीरे जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। माँ की बात पर मैं मुस्कुरा दिया। चाहे मैं ढूंढूं या माँ, मुझे तो हीरे जैसी लड़की ही चाहिए थी। इसी बीच मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। मैं मोबाइल हाथ में लेकर घर से बाहर निकल गया, लेकिन जहन अब भी माँ की बातों में ही उलझा हुआ था। शादी के सपने तो मेरे दिल में पहले से थे, और वैसे भी कौन सा नौजवान लड़का होगा जिसे शादी की ख्वाहिश ना हो। अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब बस जिंदगी में एक खूबसूरत सा हमसफर की कमी थी, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। एक रोज जब मैं ऑफिस से घर आया तो घर में कुछ गैर मामूली चहल पहल नजर आई। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा एक औरत मेरे सामने बैठी थी, जो अचानक उठकर मेरा माथा चूमने लगी। मैंने गौर से देखा तो उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने सवालिया निगाहों से माँ की तरफ देखा। माँ मुस्कुराई। यह तुम्हारी बुआ है, जो दूसरे शहर में रहती हैं। तुम्हारे अमेरिका से आने की खबर मिली तो तुमसे मिलने के लिए आई हैं। माँ की बात पर मैंने समझने के अंदाज में सिर हिला दिया। बुआ मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी। उनके साथ उनके पति भी थे। वह भी अच्छे भले इंसान लगे। हाँ, उनके होलिये से लग रहा था कि वह लोग ज्यादा संपन्न नहीं हैं। कपड़े सादे मगर साफ सुथरे और अच्छे से स्त्री किए हुए थे। पिताजी उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे, और माँ भी बार बार खाने पीने की चीजें उनके सामने रख रही थी। मुझे यह सब थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि माँ ने कभी अपने ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी नहीं की थी। लेकिन मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में चला गया। बाहर काफी देर तक महफिल जमी रही। सब लोग आपस में हंसी मजाक करते रहे। अगली सुबह मैं काम पर ऑफिस चला गया। जब वापस आया तो माँ बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि बुआ लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वे मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं। मैं गुरूर से मुस्कुरा दिया। लोग तो अब मुझे घर आकर अपनी बेटियों के रिश्ते देने को तैयार थे। मेरी माँ बहुत खुश थी, और वह इस रिश्ते के लिए रजामंद भी थी। लेकिन मुझे थोड़ा संकोच था। मैं लड़की को देखना और उससे मिलना चाहता था। जब मैंने अपनी बात माँ से कही तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने उसे देख रखा है। वह बेहद खूबसूरत है और तुम्हारी हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। वे लोग दूसरे शहर में रहते हैं और गरीब भी हैं, इसलिए वहां जाकर लड़की को देखना मुमकिन नहीं है। मैं जल्दी शादी करना चाहती हूँ, और मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे नखरे उठाऊं। तुम्हारी पत्नी आएगी तो वही तुम्हारे लाड नखरे उठाएगी। माँ की बात सुनकर मैं चाहकर भी मना ना कर सका। मुझे पता था कि मेरी माँ इतनी जल्दी किसी चीज को पसंद नहीं करती, और अगर उन्होंने ससुराल की किसी चीज की तारीफ की है तो वह वाकई अच्छी ही होगी। मैंने शादी के लिए रजामंदी दे दी। घर में तुरंत ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं।
मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सकूं, लेकिन मुझे पता चला कि उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं है और ना ही वह किसी से इस तरह की मुलाकात करती है। कोई बात नहीं, मैंने खुद को तसल्ली दी। शादी में अब दिन ही कितने रह गए हैं। ऑफिस में मेरे सभी दोस्तों को मेरी शादी की खबर लग गई थी और सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। वे सभी हाई स्टैंडर्ड वाले लोग थे, इसलिए मैंने शहर के सबसे बड़े हॉल में अपने रिसेप्शन की पार्टी रखी थी। मैं चाहता था कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ मंडप पर जाऊं तो सबकी निगाहें हम पर ठहर जाएं। शादी का दिन भी आ गया। मैंने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे। शादी की एक एक चीज शानदार बनाई गई थी। हमें बारात लेकर दूसरे शहर जाना था। सफर की थकावट ने हम सबको थका दिया था, लेकिन मुझे अपनी शादी की खुशी थी। हालांकि जब मैं एक छोटे से घर में दूल्हा बनकर बैठा तो मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। मुझे वहां बैठना बहुत बुरा लग रहा था। मैंने माँ से कहा भी था कि बुआ से कह दें कि शादी किसी मैरिज हॉल में हो, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से घर में ही इंतजाम कर लिया था। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं सका और चुपचाप सहन करता रहा। मैं बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में शादी के मंत्र पढ़ा दिए गए और शादी संपन्न हो गई। मैंने माँ की ओर सवालिया निगाहों से देखा। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन दुल्हन वालों की तरफ से खाने पीने की कोई चीज पेश नहीं की जा रही थी। आखिरकार थक हार कर मैंने अपने ससुर से पूछ ही लिया। मेरा सवाल सुनकर वो खामोश हो गए। फिर बोले, बेटा, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम बारातियों को खाना नहीं खिला सकते। तुम्हारी माँ से पहले बात हो गई थी। उन्होंने ही कहा था कि बारातियों को खाना वो खुद खिलाएंगी। उन्होंने यह बात बहुत आम अंदाज में कही, लेकिन मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आया। यह तो सीधी साधी मेरी बेइज्जती थी। मेरे साथ आए मेहमान इधर उधर खाना ढूंढ रहे थे और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ससुराल वालों के खिलाफ ये मेरी दिल की पहली गांठ बन गई थी। मैं चुपचाप उठा और एक जान पहचान वाले को फोन करके खाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में बारातियों का खाना पहुंच गया। मैं माँ से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वह समय सही नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं। जब मेरी दुल्हन को मेरे सामने लाकर बैठाया गया तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। वह लंबी कद की थी और उसने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। उसका सजा संवरा हुआ रूप देखकर मुझे लगा कि वह जरूर बहुत खूबसूरत होगी। अब मुझे विदाई की जल्दी होने लगी। थोड़ी ही देर में बारात रवाना होकर शहर के लिए निकल गई। जब हम वापस पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मैं बेसब्र हो रहा था, लेकिन माँ को रस्मों की पड़ी थी, छोटी छोटी। कई रस्में करते करते रात के 10:30-11 बज गए। आखिरकार मैंने इशारे से माँ को बता दिया कि अब मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। इशारा सबने देख लिया और हंसने लगे। फिर माँ मेरी पत्नी को कमरे में ले जाकर बैठा आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। मेहमान कमरे से निकलकर बाहर हो गए तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलटा। बेड पर मेरी पत्नी अपने लहंगे को फैलाए बैठी थी। कमरे में गुलाबों के फूलों से बहुत खूबसूरती से सजावट की गई थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ बिस्तर की तरफ गया और उसके सामने जाकर बैठ गया। आज मेरे अरमानों के पूरे होने का दिन था। मेरी शानदार जिंदगी में जो एक कमी थी वो आज पूरी हो गई थी। एक खूबसूरत पत्नी जिसकी मौजूदगी मुझे मुकम्मल बना देती। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठाया, लेकिन अगले ही पल जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने मेरी बुआ की बेटी बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान के बावजूद चेहरे पर कोई खास चमक नहीं थी। उसका रंग बेहद सांवला था, नैन नक्श भी साधारण थे और सबसे बड़ी बात, उसके लेफ्ट गाल के ठीक ऊपर एक उभरा हुआ बड़ा सा मस्सा था। मेरे दिल में एक टीस सी उठी। वो चुपचाप बैठी थी, शायद मेरी तारीफ की या मुंह दिखाई के तोहफे की उम्मीद कर रही थी। लेकिन एक नज़र डालने के बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं दोबारा उसकी तरफ देखूं। गम और गुस्से से मेरे दिमाग की नसें जैसे फटने लगीं। यह क्या किया माँ ने? उन्होंने तो कहा था कि तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी सूरत तो ऐसी है कि मैं तुम्हें एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख सकता। तुम मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि बिना देखे तुमसे शादी कर ली। मेरे लबों से यह कड़वे शब्द के अल्फाज निकल पड़े। वो जो अब तक धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, अचानक मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बातों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए थे। मैंने नफरत भरी नज़र से उसे देखा और घृणा से मुंह फेर लिया।
मुझे तो हमेशा से गोरे रंग की खूबसूरत लड़की की चाहत थी, और मेरी पत्नी का रंग इतना सांवला होगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सांवली रंगत पर किया गया मेकअप उसे और भी भद्दा और बदसूरत बना रहा था। मैं घबराकर बिस्तर से नीचे उतर गया और कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता। कल रिसेप्शन में सब लोग तुम्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी इन बातों से उसके चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा गया। वो अचानक बिस्तर से नीचे उतरी और मेरे पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं आलोक, भगवान के लिए मुझे तलाक मत देना। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। यह सदमा उनके लिए कयामत जैसा होगा। अगर मैं बदसूरत हूं तो इसमें उनका क्या कसूर है? मैं आपको हर खुशी दूंगी, बस मुझे तलाक मत दीजिए। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसके गहरे सांवले हाथों में मेरे सफ़ेद पैर बहुत अजीब लग रहे थे। मैं पीछे हट गया। मैंने अपने सिर से पगड़ी उतार कर फेंक दी। मेरा दिल चाह रहा था कि कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर दूं। ये गुलाब के फूलों से सजा हुआ कमरा, ये कमरे में लगाई गई लाइटिंग, हर सामान निकालकर इस लड़की के साथ बाहर फेंक दूं, मगर वह फूट फूट कर रो रही थी। अचानक ही वह अपनी जगह से उठी और बोली, अगर आपको मेरी शक्ल सूरत पसंद नहीं है तो आप दूसरी शादी कर लें। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। बस मुझसे मेरा नाम मत छीनिए। मैं यहीं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी और आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं और आपके बिना नहीं रह सकती। उसकी बात पर मेरे अंदर नफरत की एक और लहर जाग गई। उसका मुझसे किसी भी किस्म का ताल्लुक अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। काफ़ी देर कमरे में टहलने के बाद आखिरकार मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मेरी माँ बाहर हॉल में सोफे पर बैठी थी। मुझे बाहर आता देख उनके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं इस वक्त बाहर क्यों आया हूँ, वह भी आज की रात, बल्कि वह खामोशी से बैठी माला झपती रहीं। मैं घर से बाहर निकल गया। ना जाने कितनी देर सड़कों पर भटकता रहा। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी पसंद के मुताबिक एक खूबसूरत लड़की से शादी ज़रूर करूँगा। अगले दिन रिसेप्शन की पार्टी थी। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अपने चेहरे से घूंघट नहीं उठाएगी। उस बेचारी ने मेरी बात मान ली। पूरी पार्टी के दौरान लोग कहते रहे, रिसेप्शन में दुल्हन का तो कोई घूंघट नहीं होता, लेकिन मेरी माँ सबको चुप करा देती। मेरा दिल उससे पूरी तरह बेजार हो चुका था। शादी के बाद जब दावतें शुरू हुईं तो मैं बहाने बनाकर हर जगह मना कर देता। अगले दिन मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त विक्रम कुछ कुछ समझ चुका था। मेरे जैसा घूमने फिरने का शौकीन इंसान शादी के अगले दिन ही काम पर पहुंच जाए, यह बात उसे खटक गई। उसने मुझे उसी शाम अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने मना करना चाहा, लेकिन उसने सख्ती से मेरी बात ठुकरा दी। उसने कहा, भला शादी के अगले दिन कौन काम पर जाता है? तुम हनीमून पर नहीं गए? अब भाभी को लेकर मेरे घर दावत पर जरूर आना। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर वह सब समझ गया था। ना चाहते हुए भी उस शाम मैं अपनी उसी नागवार पत्नी को लेकर उसके घर पहुंच गया। मेरे दो दोस्तों ने जब मुझे उस मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की के साथ आते देखा तो वे समझ गए कि मेरा चेहरा उदास क्यों था। उसने घर में तरह तरह के पकवान बनाए थे। उसके घर वाले मुझे घर का ही एक सदस्य समझते थे, जबकि उनसे यह मेरी पहली मुलाकात थी। विक्रम ने खाने पर बैठने को कहा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसकी छोटी बहन खाने की टेबल सजा रही थी। उसे देखकर मैं अपनी नजरें हटाना भूल गया। वह इतनी हसीन और खूबसूरत थी जैसे सीधे स्वर्ग के बाग से इस दुनिया में आई हो। लंबे घुंघराले बाल, नाजुक चेहरा और गोरी रंगत मेरे दिल दिमाग पर छा गई। मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब मेरी नज़रों की दिशा का उसे एहसास हुआ तो उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। मेरा दिल बेकाबू हो गया। मैं किसी भी हालत में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मेरी बदसूरत पत्नी चुपचाप यह सब देखती रही। उसने बहुत कम खाना खाया था। विक्रम के घर से लौटते वक्त मैं दिल ही दिल में तय कर चुका था कि मैं उससे विक्रम की बहन से बात करूंगा, और मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया। अगले ही दिन मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। वह हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन आलोक, अभी 2 रोज पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है। मैं सकपका गया। मैंने कहा, मुझे ऐसी बदसूरत पत्नी नहीं चाहिए। वह तो मेरी माँ की पसंद थी। मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बहन को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने उसे हर तरह से यकीन दिलाया।
मेरा शानदार स्टेटस, बेहतरीन नौकरी और पैसों की भरमार ने शायद उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसने मेरे हक में फैसला कर लिया और मेरी शादी के लिए हामी भर दी। उस रोज मैं बहुत खुश था। मैंने घर आकर सबसे पहले माँ को बताया। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे कि सब पहले से तय हो। एक हफ्ते बाद ही मैं संजना से शादी करके उसे अपने घर ले आया। उसकी खूबसूरती और बनाव श्रृंगार देखकर मेरी पहली पत्नी हर्षिका कुछ पल वहीं खड़ी रही और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अलमारी से उसके सारे कपड़े निकालकर सोफे पर रख दिए और कहा, इस कमरे में अब संजना रहेगी, तुम माँ के कमरे में या स्टोर रूम में सो जाओ। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर चमक रहे थे। उसने चुपचाप स्टोर रूम को अपना ठिकाना बना लिया। माँ सुबह से देर रात तक उससे काम करवाती थी, उन्हें जैसे कोई मुफ्त की नौकरानी मिल गई हो। बात बात पर वह उसे डांटती, फटकारती और अपमानित करती। मुझे हैरानी थी, क्योंकि अपनी नरम मिजाज माँ का यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे हर्षिका में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए माँ उसके साथ जो भी सलूक करती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपनी नई जिंदगी में मग्न था। संजना फैशनेबल लड़की थी। वह नए स्टाइल के कपड़े पहनती और हमेशा मेकअप किए रहती। उसकी खूबसूरती देखकर मैं बहुत खुश रहता। घर के सारे काम हर्षिका करती थी, इसलिए संजना को किसी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। शादी के कुछ ही टाइम बाद मैं संजना को लेकर हनीमून पर चला गया। यूरोप का लंबा टूर करने के बाद जब लौट कर आया तो पता चला कि संजना प्रेग्नेंट है। मेरी जिंदगी अब पूरी होने जा रही थी। मैं बेहद खुश था। बस एक बात खटकती थी। घर में खामोशी से चलती फिरती हर्षिका मुझे अब किसी साये की तरह लगने लगी थी। वह कभी कुछ नहीं कहती थी। कई बार माँ ने उसके साथ मारपीट की और वह चुपचाप सहती रही। एक दिन दूध गिर जाने पर माँ ने उसे छड़ी से इतना मारा कि वह फूट फूट कर रो पड़ी। फिर भी उसके होठों से एक भी शिकायत नहीं निकली। न जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। अगर मैं काम पर होता तो उसकी शिकायती निगाहें मुझे हर जगह नजर आती। आज भी मैं इसलिए जल्दी वापस आया था और अब रात के इस पहर जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मैंने उठकर उसे देखा। संजना बेखबर सो रही थी। मैंने उसे हिलाया और बच्चे के रोने की ओर उसका ध्यान दिलाया, लेकिन वह करवट बदलकर फिर सो गई। मैंने एक ठंडी सांस ली। खूबसूरत तो वह जरूर थी, लेकिन उसमें सलीकेदार नाम की कोई भी चीज नहीं थी। पूरी रात बच्चा रोता रहता तो मैं ही उसे संभालता। बच्चे को दूध पिलाकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरा रुख फिर उसी कमरे की ओर था जहां कुछ देर पहले वह मंजर देखा था। इस बार स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। सामने ही हर्षिका बैठी फूट फूट कर रो रही थी। माँ अब भी उसके सामने खड़ी थी। मेरी माँ हर्षिका से कह रहा थी, देखा, तेरी माँ ने शादी के बाद जो कुछ मेरे साथ किया था उसका मैंने कैसा बदला लिया। मुझे तेरी शक्ल और सूरत देखकर अंदाजा हो गया था कि मेरा बेटा तुझे कभी मुंह नहीं लगाएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरी शादी उसके साथ करवाई। अब देख, तू घर में किसी कचरे की तरह पड़ी रहती है और तेरी माँ के दिल को जो तकलीफ होती है उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। आधी रात को यहाँ भगवान की माला झपकर क्या साबित करना चाहती है? बहुत बड़ी नेक बनने की कोशिश कर रही है। चल उठ, मेरे लिए दूध गर्म करके ला। माँ ने उसे जोर से लात मारी। वह फिर सिसक उठी और चुपचाप अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझ पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा था। माँ ने मुझे अपने पुराने बदले के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता था कि बुआ ने उनके साथ क्या किया था, लेकिन इस सब में हर्षिका का तो कोई कसूर नहीं था। वह मेरे पास से खामोशी से गुजरने लगी। एक निगाह उसकी मुझ पर पड़ी तो मैं शर्म से पांव तक कांप गया। अगर वह बैठकर भगवान से मेरी शिकायतें कर रही थी तो भगवान जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे ऑफिस के लोगों के बदले हुए चेहरे याद आने लगे। बॉस को बार बार मेरी शिकायतें दी जा रही थीं। मेरा बच्चा लावारिस की तरह सारा दिन पड़ा रहता था। संजना अपने हुस्न और सजने संवरने में ही बिझी रहती थी। हर्षिका मेरे पास से निकलना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ थाम लिया। रात के इस समय आप मेरी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती हैं। माँ, जो कुछ मैंने आज सुना है उसके बाद मैं यह पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता।
आज से हर्षिका को मैं अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। वह अब स्टोर रूम में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में रहेगी। इन दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ करना अब मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद आप मेरी पत्नी को कुछ नहीं कहेंगी। मैंने हाथ उठाकर मां से कहा, जिनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता हुआ महसूस हो रहा था। हर्षिका की आंसू भरी आंखों में भी एक अनोखी खुशी झलक रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। दुपट्टा थोड़ा सा ढलका हुआ था और उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी। वह हसीन नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। सुबह होते ही मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को बराबरी का हक दूंगा। संजना पहले तो खूब रोई चुकी ही चिल्लाई, लेकिन फिर चुप हो गई, क्योंकि उसे मेरी दौलत और जायदाद से हाथ धोना मंजूर नहीं था। और हर्षिका, वह इतनी खुश थी कि उठते बैठते ऊपर वाले का शुक्र अदा करना नहीं भूलती। घर के सारे काम वह अब भी पहले की तरह ही करती थी। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह हर वक्त मुस्कान रहती थी। उसकी संगत में रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि सच्चा सुख देने वाली पत्नी कैसी होती है। मेरे कपड़े जूते हमेशा तैयार हालत में मिलते, वह अपने हाथों से मेरे लिए गरमागरम खाना परोसती और कभी कोई शिकायत नहीं करती। और अब तो मैंने भी दिल में यह ठान लिया था कि मैंने उसके साथ जो भी जुल्म किए हैं, मैं उसका प्रायश्चित जरूर करूंगा। इस कहानी का नैतिक संदेश, मोरल ये है, सच्चा सुख और सच्चा रिश्ता सिर्फ रूप और दिखावे से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सेवा भाव से बनता है। जब इंसान अपने अंदर झांककर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का फैसला लेता है, तभी वह वास्तव में इंसाफ करता है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। हर्षिका जैसी पत्नी का सम्मान और प्रेम पाने से आलोक, यानी मुझे यह एहसास हुआ कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है, जो त्याग, सेवा और मुस्कान में बसती है। खैर, उस रात जब मैंने पहली बार हर्षिका का दर्द सुना, जब माँ ने खुद अपने मुंह से बताया कि उन्होंने बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी से खेला, तो जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक मासूम लड़की को सिर्फ उसके रंग की वजह से, उसके हालात की वजह से और मेरी माँ की नफरत की वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। मैंने तो कभी उसे देखा ही नहीं था, बस उसका चेहरा देखा और नजरें फेर ली। लेकिन उस रात मैंने उसकी रूह देखी थी, उसका सब्र, उसकी मासूमियत और उसका निर्दोष प्रेम। उसके आंसू मेरे लिए वो आईना बन गए जिसमें मैंने अपना असली चेहरा देखा, और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। मैंने हर्षिका का हाथ थामा और उसी वक्त खुद से वादा किया कि अब मैं उसे उसका हक दूंगा, उसका सम्मान लौटाऊंगा और शायद अगर किस्मत ने साथ दिया तो उसका प्यार भी हासिल करूंगा। संजना बहुत हसीन थी, लेकिन वो प्यार और जिम्मेदारी को मेकअप समझती थी, दिखावे के लिए जरूरी, लेकिन जब जरूरत हो तब गायब। हमारा बच्चा, हाँ, वही बच्चा जिसके लिए मैं कभी सबसे ज्यादा उत्साहित था, अब रोते रोते मेरी बाहों में आकर चुप होता है। उसकी माँ कहीं मस्ती में मशगूल होती है और हर्षिका एक सौतेली माँ होकर भी उसे ऐसे संभालती है जैसे उसका अपना लहू हो। मैं रोज ये देखता हूँ और हर रोज खुद से शर्मिंदा होता हूँ। अब मैं ऑफिस से जल्दी लौटता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हर्षिका खाना परोसेगी, बल्कि इसलिए कि उसकी मुस्कान में मुझे सुकून मिलता है। अब मैं जब उसके हाथ से बनी रोटी खाता हूँ तो उसमें घी नहीं, दुआओं का स्वाद होता है। अब वो मुझसे नजरें नहीं चुराती और मैं अब उसकी आंखों में झांक सकता हूँ बिना झिझक के। मुझे यकीन है ये रिश्ता देर से बना है, लेकिन अब मजबूत होगा। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं हर दिन एक छोटा सा कदम उठाता हूं उसकी तरफ, उसके दिल की तरफ, और मुझे लगने लगा है कि वो भी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है, तो मैं कहूंगा वो हर्षिका जैसी होती है, जो बदले में कुछ नहीं मांगती, बस चुपचाप प्यार देती है। और अब मेरी सबसे बड़ी चाहत यही है कि एक दिन वो अपने बेटे को बताकर कहे, ये हैं तुम्हारे पापा जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और फिर अपनी जान की तरह उसे संवार दिया। कुछ रिश्ते जबरन बनते हैं
और कुछ वक्त के साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। हर्षिका और संजना दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा थीं, लेकिन दोनों के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल अलग था। एक ने मेरा दर्द सहा था और दूसरी ने मेरे साथ सपने देखे थे, पर अधूरे छोड़ दिए। मैं जानता था कि मैं दोनों को साथ रखकर खुद को धोखा दे रहा हूं, लेकिन अब मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के लिए देखना चाहता था। शुरुआत आसान नहीं थी। संजना अक्सर चुप रहती थी और हर्षिका तो पहले से ही बहुत कम बोलती थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी, बस एक चुप्पी, एक खामोशी, जैसे दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से थकी हुई हों। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए उम्मीद की किरण बन गया। हमारा बेटा, जो अब 1.5 साल का हो चला था, बुरी तरह बीमार पड़ गया। संजना घबरा गई थी। पहली बार मैंने उसकी आंखों में डर देखा, वो डर जो एक माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। और फिर उस वक्त हर्षिका ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। मैं जानती हूं क्या करना है, बस थोड़ी गर्म पट्टी और ये काढ़ा, सब ठीक हो जाएगा। संजना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा पढ़कर मुझे एहसास हुआ वो अब हर्षिका को दुश्मन नहीं समझ रही थी, बल्कि अपने बच्चे के लिए एक भरोसेमंद इंसान के रूप में देख रही थी। उस रात हर्षिका बच्चे के सिर पर हाथ फेरती रही और संजना पहली बार उसके पास बैठी रही। कुछ बातें बिना शब्दों के भी कह दी जाती हैं। उस रात जब मैंने उन्हें साथ बैठे देखा, एक जो माँ थी और दूसरी जो ममता थी, तो मेरा दिल भर आया। अगली सुबह संजना ने हर्षिका के सामने प्लेट रखते हुए कहा, तुम बैठो, आज नाश्ता मैं बनाती हूं। हर्षिका सकपका गई थी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर पहली बार संजना के लिए एक सच्ची मुस्कान देखी। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ छोटी छोटी बातें होने लगीं। फिर एक दिन मैंने देखा, दोनों रसोई में एक साथ खाना बना रही थीं। हर्षिका सब्जी काट रही थी और संजना रोटी बेल रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा ये सब देखता रहा। किसी ने नहीं देखा कि मैं मुस्कुरा रहा हूं और अपनी आंखें भी पोंछ रहा हूं। वक़्त ने जो जख्म दिए थे, वही वक्त अब उन जख्मों पर मरहम रख रहा था। अब दोनों औरतें एक दूसरे से नहीं डरती थीं, बल्कि अब दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। अब हमारे बेटे को 2 माएँ मिल चुकी थीं, एक जन्म देने वाली और एक जीवन संवारने वाली। कभी कभी हमारी गलतियों से टूटे हुए रिश्ते भी वापस जुड़ सकते हैं, अगर हम अपनी गलती को समझें, माफ़ी मांगें और प्यार से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और TR हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।